हेलो बच्चों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे इस नए सेशन के अंतर्गत, जहां पर आज हम आपको बताने वाले हैं आपका भाषा वाला बिंदु जो है वो मैंने पिछले सेशन में समाप्त कर दिया था। उसका एक बिंदु छोटा सा रह गया है मानक भाषा का, वो हम आज कर लेंगे। साथ में लिपि और व्याकरण का बिंदु भी आज इस सेशन के अंतर्गत हम समाप्त कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। चलिए, तो हम प्रारंभ कर रहे हैं आपका आज का सेशन। अब हम सबसे पहले बात कर लेते हैं मानक भाषा की। मानक भाषा, देखिए बेटा, मानक भाषा क्या कहती है उसको समझने का प्रयास, इसका समझने का प्रयास करिए। मानक भाषा के अंतर्गत वह भाषा जो भाषा के शुद्ध रूप को संरक्षित रखती है। समझाऊंगा, लिख लीजिए, संरक्षित रखती है। मानक भाषा कहलाती है। अब देखिए, समझाता हूं। हमारे क्या हुआ कि जैसे जैसे समय में परिवर्तन होता है ना, हर चीज में परिवर्तन होता है। जैसे अभी आप 12-15 वर्ष की उम्र में जैसे हैं, जैसे जैसे समय निकलेगा 20-25 साल के होंगे तो आपके शरीर में परिवर्तन आता है। मैंने अभी ये मार्कर ले रखा है, 5 साल बाद के मार्कर ऐसा रहने वाला है, इसमें इसकी शेप में परिवर्तन आएगा। कहने का मतलब है कि जब हर चीज में परिवर्तन होता है तो भाषा में भी परिवर्तन होता है। अभी हिंदुस्तान में, भारत में हिंदी भाषा बोली जा रही है, तो हिंदी भाषा को बोलने वाले व्यक्ति अलग अलग देशों से आए और हमारे देश के लोग दूसरे देशों में गए। इससे क्या हुआ कि हिंदी भाषा में कुछ नए शब्द जुड़ गए। जैसे हमने बोला स्कूल, आज ये हिंदी भाषा का मूल शब्द बन गया है। उर्दू भाषा से बहुत सारे शब्द आ गए, फारसी भाषा से बहुत सारे शब्द आ गए। ऐसी स्थिति में क्या हुआ कि जो भाषा का जो शुद्ध रूप है वो खराब ना हो जाए, इसलिए जो संविधान निर्माता है, जिन्होंने भाषा का निर्माण किया संविधान के अनुसार, कानून के अनुसार, तो उन्होंने क्या किया कि ऐसे एक भाषा बना दी कि चाहे भाषा में कितना भी परिवर्तन हो, कहने का मतलब है हम चाहे कितना भी आगे बढ़ जाए, परंतु एक स्वरूप ऐसा होना चाहिए जो हमेशा स्थायी रहे। यानी कि कितना भी परिवर्तन होता जाए, परंतु यदि अंत में हमको देखना पड़े कि भाई भाषा का शुद्ध रूप क्या है, तो हमको मानक भाषा को ही देखना पड़ेगा। तो भाषा का जो शुद्ध रूप है, प्योर जो रूप है, उसको संरक्षित, उसको सुरक्षित रखती है मानक भाषा। यानी कि जब भाषा, वह भाषा जो सुरक्षित है, शुद्ध है, और वो है भाषा है जिसको व्याकरण के आचार्यों ने मिलकर के, भाषा के जानकारों ने मिलकर के पहली बार रचा, वो शुद्ध भाषा ही मानक भाषा कहलाती है। अब आपको मैं यहाँ पर ये समझाता हूं कि आखिर कौन कौन से ऐसे शब्द हैं हमारे यहाँ पर जो मानक भाषा में अलग बोले जाते हैं, अलग लिखे जाते हैं, परंतु सामान्य बोलचाल की भाषा में उन शब्दों का, उन अक्षरों को हमने अलग प्रकार से लिखना प्रारंभ कर दिया। देखिए यहाँ पर है, मैं यहाँ पर लिख देता हूं प्रचलित रूप, आपको समझ में आ जाएगा प्रचलित रूप कौन कौन से हैं, और मानक रूप जो शुद्ध है वो कौन सा है, मानक रूप। तो देखिए, दोनों का हम अध्ययन करते हैं। प्रचलित रूप के अंतर्गत सबसे पहले यहां लिखा गया है आपका ध। आजकल हम ध ऐसे बनाते हैं, पर जो मानक रूप है वो ये है। आया समझ में? उसी प्रकार से आपका शब्द आगे त्रय, आजकल त्रय में ऐसे लिख देते हैं, जबकि शुद्ध रूप क्या है, ए। आया समझ में? आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार से रव, आजकल ख को हम ऐसा लिख देते हैं बहुत बार, जबकि शुद्ध रूप क्या है, दोनों मिलने चाहिए।
आया समझ में? आगे बढ़ते हैं। बहुत बार झ को आजकल ऐसे लिखते हैं लोग, लिखते हैं ना, आप भी लिखते होंगे, जबकि शुद्ध रूप क्या है? झ। आगे बढ़ते हैं। और शब्द है इसके अंदर अंत। हम सामान्यतः ए में न की जो मात्रा है ऐसे लगा देते हैं, जबकि मानक रूप में हमको लगानी चाहिए ऊपर अनुनासिक के रूप में। आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा संबंध। तो संबंध हम ऐसे भी लिखते हैं ना, गलत नहीं है, पर ये प्रचलित रूप है, परिवर्तित रूप है। सही क्या है? अनुनासिक का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा दोनों जगह, तब जाकर के वो मानक रूप में आता है। आगे बढ़ते हैं हमारा नए। अब देखिए यहां पर लिखा गया है नए, जबकि शुद्ध रूप जो है उसका वो है नए। आया समझ में? इस प्रकार से हम ये हमारे मानक रूप है। एक आपको और है आई। बहुत बार लिखते होंगे आप आई, जबकि सही क्या है? आई। तो इस प्रकार से मानक रूप है जो हमको दिखाई देते हैं। अब मानक रूपों से जुड़े हुए कुछ नियम हैं, तो आपको वो नियम बता देता हूं कि वो कौन कौन से नियम हैं जो मानक रूपों में चलते हैं। तो चलिए एक एक नियम का अध्ययन करते हैं। सबसे पहले जो नियम आपका आ रहा है वो यहाँ पर 3 अक्षर हैं, री, लरी और लरी। देखिए पहला हम री बनाते हैं, हम ले बनाते हैं ऐसे करके, और हम बहुत बार ले ऐसा भी बनाते हैं। ये तीनों अक्षरों का प्रयोग आजकल प्रयोग में किया जा रहा है, परंतु इन तीनों को मानक भाषा में इनको मान्यता नहीं है। समझ में आ गया? इन तीनों का मानक भाषा में मान्यता नहीं दी जाती। आगे बढ़ते हैं। नंबर 2 आपका लिखा गया है यहाँ पर संयुक्त वर्ण जो है। देखिए आपका संयुक्त वर्ण कैसे लिखा जाएगा? यदि आप ऐसा लिख रहे हैं, ऐसा बचा और हलंत लगा दिया तो ये गलत होगा। सही आपका होगा जब भी संयुक्त वर्ण आएगा 2 अक्षर एक साथ आ जाएंगे एक जैसे, तो ऐसा लिखा जाएगा आधा। तो ये मानक स्वरूप है। आया समझ में? आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा है जो विभक्ति चिन्ह होती है ना, को, की, का, जो विभक्ति चिन्ह होंगे वो संज्ञा में अलग और सर्वनाम में एक साथ लिखे जाएंगे। अब देखिए कैसे। मैंने यहां लिखा, आपका इसके अंतर्गत है राम, संज्ञा है, इसके आगे विभक्ति चिन्ह लगाया को, ये दोनों अलग अलग लिखे जाएंगे। हमने सर्वनाम लिया उसके साथ को का प्रयोग करेंगे, उसमें जुड़ जाएगा उसको। आगे समझ में? इस प्रकार से विभक्ति चिन्ह सर्वनाम में यदि लगते हैं तो वो विभक्ति चिन्ह सर्वनाम के साथ जुड़ जाएगा, और संज्ञा शब्द के अंतर्गत विभक्ति चिन्ह अलग होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा जो बिंदु है, अगला बिंदु कहता है कि जो संयुक्त क्रियाएं हैं उनको अलग अलग लिखा जाना चाहिए। कैसे? देखिए संयुक्त क्रियाएं कैसे बनती हैं। संयुक्त क्रिया की हम बात करते हैं तो संयुक्त क्रिया अलग अलग लिखी जाएगी। संयुक्त क्रिया का मतलब क्या हुआ? 2 अलग अलग क्रियाएं जब एक ही समय पर आ जाएं। जैसे देखिए राम पढ़ चुका है। पढ़ना क्रिया है, चुकना एक क्रिया है। तो जब 2 क्रिया एक साथ आई तो हमने उसको अलग अलग लिखा, तो संयुक्त क्रिया ऐसे लिखी जाएंगी। अगला नियम देखिए। अगला नियम है आपका आप क्या आता है? अव्यव। देखिए अव्यय पृथक होंगे। अब अव्यय क्या होते हैं समझाता हूं। अव्यय होते हैं साथ, लेकिन, किंतु, परंतु, या, अथवा, और, एवं, है ना, के लिए, क्योंकि, किंतु, परंतु, ये सारे अव्यय हैं जिनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। तो इनका यदि हम प्रयोग कर रहे हैं तो ये हमेशा अलग ही लिखे जाएंगे। ये किसी भी संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण शब्दों के साथ जुड़ते नहीं हैं। देखिए कैसे, उसके
साथ, तो साथ तो अव्यय हो गया तो अलग हो गया, के विभक्ति चिन्ह था तो हमने जोड़ दिया। आगे समझ में, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट नंबर 6 ये कहता है कि यदि आपका कुछ शब्द आता है श्री जी, हमेशा अलग लिखे जाएंगे, ठीक है। श्री राकेश जी, रघुनंदन जी, जी तो जी अलग लिखा जाएगा, रघुनंदन के साथ जोड़ मत देना, राकेश जी के साथ श्री को जोड़ मत देना, दोनों अलग अलग लिखने में आएंगे, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कुछ नई चीजों की, कि कुछ शब्द होते हैं जैसे नई, हमने शब्द लिखा नई, ऐसा लिखते हैं, जबकि शुद्ध शब्द क्या है नई। आई ऐसा लिखते हैं, शुद्ध क्या है आई। तो अंतिम जो आई और ये है ना, ये परिवर्तित रूप ये है इनका, तो यही लिखा जाना चाहिए। परंतु कुछ शब्द ऐसे हैं जो व्याकरण के अंतर्गत, भाषा के अंतर्गत अंत में ये मान लिया गया है। वो कुछ शब्द कौन कौन से स्थायी रूप से उनका हम प्रयोग कर लेते हैं, उनके अंदर ई नहीं, मतलब उनके अंदर ई नहीं लगता है। जैसे कौन कौन से शब्द है, वो एक दो शब्द हम पकड़ लेते हैं, जैसे स्थायी, है ना, ये ऐसे ही लिखा जाएगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। आगे हम बढ़ते हैं। जब हम मैं की या इनकी बात करते हैं तो पहले मैं मिटा देता हूं, मैं आगे बढ़ते हैं। मैं थोड़ा सा जल्दी इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि इसमें बहुत सारा और सारे बिंदु हैं जिनको अभी समावेशित करना जरूरी है, तो आप समझ रहे होंगे उन सब चीजों को, और मैं एक बार रिपीट भी कर दूंगा इसको वापस। अब हम बढ़ते हैं, कुछ ऐसे शब्द हैं जो आगत अक्षर हैं हमारे। आगत अक्षर का मतलब है जो ऐसे अक्षर जो हिंदी भाषा के व्याकरण के अंतर्गत विदेशी भाषाओं से लिए गए। तो कौन कौन से अक्षर हैं वो, क ख ग ज फ। देखिए 8वां बिंदु, क ख ग ज और फ। अब ये इनमें से ये जो 3 अक्षर हैं इनका तो हिंदी में मानक रूप ले लिया गया, क्या क्या, क ख और ग। इसलिए इन तीनों को तो मानक हिंदी भाषा ने स्वीकार नहीं किया, परंतु ज और फ ये उर्दू भाषा से आए हुए हैं, अरबी लिपि से, तो इन दोनों को हमने हमारी मानक भाषा में जगह दे दी है। तो यदि मानक भाषा की बात करें आगत अक्षरों में तो सिर्फ ज और फ इन दोनों को ही मान्यता दी है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब बच्चे बहुत बार बोलते हैं हमारे यहाँ पर तो जय भी तो है, हमारे यहाँ पर फ भी तो है। तो देखिए जय बोलेगा जय, फ बोलेगा फ, ये बोलेगा ज, ये बोलेगा फ, फलक, ठीक है, जज्बा, जज्बा नहीं जज्बा, फलक, 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 समझ में आया। तो ये अंतर होता है दोनों में। तो यदि मानक अक्षरों की बात करें तो यहाँ पर आपके क, जय और फ हैं, मूल रूप से दिए गए हैं। आगे बढ़ते हैं, कुछ और शब्द हैं आपके यहाँ पर। आजकल लिखने का तरीका है सर्दी लिखते हैं ना, जबकि मानक शब्द है सर्दी। हम लिखते हैं गर्मी, मानक शब्द है गर्मी, याद रखना इनको, मानक शब्द ये हैं। आगे बढ़ते हैं, ये बहुत सीधा है इसलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला है हमारा, बहुत बार ऐसे शब्द आते हैं, देखो तत्व, तो तत्व तो ऐसा लिखा जाएगा, है ना, ये लिखा है, पर सही शब्द क्या है, तत्व, एक तय हटा देते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नंबर 11। अगला हमारा है जो तत्सम शब्द होते हैं, तत्सम। देखिए तत्सम में क्या होगा, तत्सम में जैसे हमने लिखा दुख, तो दुख के बीच में विसर्ग डालते हैं, परंतु जब हम इनका तद्भव बनाएंगे तब इसको हम परिवर्तित कर देंगे और विसर्ग हट जाते हैं तद्भव में, तो ये बनेगा दुख। आया समझ में। आगे बढ़ते हैं, अंतिम बिंदु आपका ले लेते हैं मानव भाषा के अंतर्गत, और वो है कि पूर्वकालिक जो क्रियाएं होती हैं, क्रियाओं में जो विभक्ति चिन्ह होता है
वो जुड़ जाता है। और पूर्वकालिक क्रियाओं में जो विभक्ति चिन्ह आता है वो कौन सा आता है? कर। जैसे पुकार कर, लिख कर, इस प्रकार से कर जो विभक्ति चिन्ह है वो क्रिया के अंतर्गत जुड़कर के आएगा, क्योंकि वो पूर्वकालिक क्रिया है। तो इस प्रकार से हमने आपको इसमें बता दिया अभी कि मानक भाषाओं को हमको किस प्रकार से लिखना चाहिए। चलिए अब हम चलते हैं हमारे अगले भाग पर। तो वो भाग है हमारा लिपि, यानी कि इस प्रकार से हमने भाषा को पूर्ण रूप से पढ़ लिया है। अब आगे के इसी सेशन के अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं कि लिपि क्या होती है। देखिए लिपि क्या होती है, समझिए। लिपि है भाषा को लिखने का ढंग, लिखने का ढंग या तरीका लिपि है। समझाता हूं कैसे, देखिए। समझिए कैसे। हिंदी में हमने लिखा राम जा रहा है, तो हिंदी में हम ऐसे लिखेंगे। हिंदी की लिपि ये है, लिखने का ढंग ये है। यदि इसी को हम इंग्लिश में लिखेंगे तो हम लिखेंगे आई राम इज गोइंग, करेक्ट है। ये अंग्रेजी की लिपि है। तो अपने विचारों को लिखित रूप से लिखने के लिए जिस ढंग का प्रयोग किया जाता है वो ढंग ही लिपि है। समझ में आ गया। हिंदी की लिपि इस प्रकार से लिखी जाती है, अक्षर इस प्रकार के होते हैं, तो लिखने का ढंग, लिखने का तरीका ही हिंदी का ये है, तो वो लिपि हिंदी की हो गई। अंग्रेजी में ऐसे लिखते हैं तो अंग्रेजी की लिपि ये है। अब भारत में मतलब हिंदुस्तान में और पूरे विश्व के अंतर्गत कौन कौन सी ऐसी भाषाएं हैं, उनकी कौन कौन सी लिपियां हैं, उनको भी हम लिख लेते हैं। तो हम यहाँ लिख लेते हैं सबसे पहले भाषा, और इधर लिख लेते हैं हम लिपि। देखिए भाषा में ले लेते हैं संस्कृत, हिंदी, इनकी लिपि है देवनागरी। अंग्रेजी की लिपि है देवनागरी, सॉरी रोमन, रोमन लिपि है। ठीक है। फिर हम बात करते हैं उर्दू। उर्दू भाषा की लिपि है फारसी। है ना। आगे बढ़ते हैं, पंजाबी की है गुरुमुखी। कौन सी है? गुरुमुखी, ये पंजाबी की है। आगे और कौन कौन सी भाषा है? मराठी भाषा का भी देवनागरी है, मराठी भाषा की लिपि भी देवनागरी है। इसके अलावा फ्रेंच और जर्मन, फ्रेंच और जर्मन भाषा की लिपि भी क्या हो गई? रोमन हो गई। इसके बाद चलते हैं बांग्ला। बांग्ला, बांग्ला जो भाषा है उसकी लिपि है बांग्ला। ठीक है। और कौन कौन सी भाषाएं हैं उनके बारे में भी लिख लेते हैं। उर्दू की मैंने आपको बताई थी, उर्दू की फारसी होती है, अरबी की भी फारसी होती है। अरबी भाषा की भी लिपि फारसी ही होगी। ठीक है। अगला हमारा अंग्रेजी की मैंने बता दिया स्पेनिश। स्पेनिश भाषा की लिपि भी क्या होगी? रोमन ही होगी। तो इस प्रकार से हमने जितनी भी आपकी भाषाएं थी उनकी लिपि हमने आपको यहाँ पर बता दी है। लिपि में संस्कृत, हिंदी, मराठी की देवनागरी है, अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश की रोमन है, उर्दू, अरबी की फारसी है, पंजाबी की गुरुमुखी है, बांग्ला की बांग्ला है। ठीक है। अब हम अंत में हमारे अंतिम पड़ाव पर चलते हैं और अंतिम पड़ाव को पढ़ते हैं। और हमारा अंतिम पड़ाव है व्याकरण। दिख रहा है आपको? इस वाले भाग को भी पढ़ लेते हैं। देखिए और समझिए
कि आखिर व्याकरण करता क्या है। व्याकरण क्या है साहब, लिखिए, भाषा को शुद्ध रूप से रखने के लिए व्याकरण की आवश्यकता होती है। कैसे, देखिए, यदि हमें भाषा को शुद्ध रूप में रखना है तो इसके लिए हमको व्याकरण की आवश्यकता पड़ेगी। कैसे, देखिए, सीता गाना गाता है, क्या ये सही है? सीता यदि स्त्रीलिंग है तो उसकी क्रिया भी स्त्रीलिंग आनी चाहिए। ये कौन कहता है? ये व्याकरण कहती है। इसलिए हम क्या करेंगे, लिखेंगे इसको, सीता गाना गाती है। आया समझ में? तो हम जब हमने स्त्रीलिंग की हमारा यहाँ पर करता है तो स्त्रीलिंग का ही क्रिया होगी, ये हमें व्याकरण समझाती है। तो व्याकरण का काम क्या हुआ, भाषा को शुद्ध रखने के लिए व्याकरण की आवश्यकता पड़ती है। अब मूल बात यह है कि व्याकरण में किन किन चीजों का शामिल किया जाता है। तो पहली चीज है जो व्याकरण में शामिल की जाती है वो है वर्ण। और वर्ण क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई। भाषा की सबसे छोटी इकाई अक्षर। वर्ण क्या हुआ? अक्षर को बोलते हैं। क ख ग घ अंग च छ ज ज ण ट ठ ड ढ ण, ये सब क ख ग जो मैंने बोले हैं ये सारे वर्ण हैं। अब देखिए, व्याकरण में सबसे पहले अध्ययन किया जाएगा वर्ण का। और वर्ण के अंदर सबसे पहले हम क्या क्या अध्ययन करेंगे? वर्ण की उत्पत्ति कैसे हुई इसका अध्ययन करेंगे, यानी कि कैसे पैदा हुए वो वर्ण, है ना। दूसरा हम अध्ययन करेंगे इसके प्रकार कौन कौन से हैं वर्ण के अक्षरों के। तीसरा हम अध्ययन करेंगे इनका विकास यात्रा क्या है। और चौथा अध्ययन करेंगे शब्द निर्माण। ये चार चीजें हम अध्ययन करेंगे वर्ण के अंतर्गत, जो व्याकरण का भाग है, कि शब्दों का निर्माण कैसे होता है, वर्णों का विकास कैसे हुआ, उनके प्रकार कौन कौन से, उनकी उत्पत्ति कैसे, वो जन्म कैसे लिया उन्होंने। ये चार चीजें हम पढ़ेंगे वर्ण के अंतर्गत। अगला भाग हमारा आएगा शब्द। शब्द क्या है? शब्द क्या है? वर्णों का मेल, अक्षरों का मेल। अक्षरों को मिलाते जाइए शब्द बन जाएंगे। इसमें क्या क्या अध्ययन करेंगे व्याकरण के अंतर्गत? शब्द के प्रकार कौन कौन से प्रकार हैं, इनकी उत्पत्ति कैसे हुई उसका अध्ययन करेंगे। तीसरा हम विकास यात्रा देखेंगे, इनकी किस प्रकार से इनका विकास हुआ। और चौथा हम देखेंगे वाक्य निर्माण। ठीक है। तीसरा भाग जो इसका है वो है वाक्य। वाक्य के अंतर्गत क्या है? देखिए, शब्दों का मेल वाक्य है, इसका अध्ययन करेंगे। कौन कौन से प्रकार हैं इसका अध्ययन करेंगे। इनकी उत्पत्ति कैसे हुई उसका अध्ययन करेंगे। इनका वर्गीकरण क्या क्या है, वर्गीकरण देखेंगे, है ना। तो ये तीन चीजें हम वाक्य के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से हमने पढ़ लिया है सेशन के अंतर्गत कि व्याकरण के तीन भाग हैं। व्याकरण का मीनिंग क्या होता है, व्याकरण के अंतर्गत तीन भागों को पढ़ा जाता है, वर्ण, शब्द और वाक्य। वर्ण के अंतर्गत चार पढ़े जाते हैं, शब्द के अंतर्गत चारों को पढ़ेंगे और वाक्य के अंतर्गत हम तीन चीजों को पढ़ेंगे। तो इस सेशन के अंतर्गत हमने आपको बताया कि मानक भाषा क्या है, पहले बताया था। उसके बाद हमने आपको बताया कि लिपि क्या होती है, उसके बाद मैंने आपको बताई कि व्याकरण क्या होता है। तो चलिए, आज के सेशन में हमने अध्याय 1 को समाप्त कर लिया है। अगले सेशन के अंतर्गत हम आपको बताएंगे इसके प्रश्नोत्तर। तब तक के लिए धन्यवाद।